बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम FIA एक्ट के सेकंड पार्ट को देखेंगे। जो चीज़ें हमारी फर्स्ट लेक्चर में रह गई थी उन चीज़ों को आज के लेक्चर के अंदर हम देख लेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, और ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है कि ये जो 10 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3 किस चीज़ को डील करता है, या यही सवाल के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी कौन से सेक्शन में आता है। इसी तरह वो सवाल को कहीं किसी भी सेक्शन का नंबर, फॉर एग्जांपल सेक्शन 9 किसको डील करता है आपको पता होना चाहिए, पावर्स टू मेक रूल, या पावर्स टू मेक रूल किस सेक्शन में आती हैं ये भी आपको पता चले चाहिए कि 9th में आती हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो पूछी जाती हैं। बाकी कल के लेक्चर में हमने 1 2 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट देख ली थी। डेफिनेशंस 8 हैं वो देख ली थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी के 2 पॉइंट हैं वो देख लिए थे। सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है उसके 2 पॉइंट हैं वो देख लिए थे। फिफ्थ हमने जो है स्किप किया था फिलहाल। फिर सिक्स हमने देख लिया था, पावर टू अमेंड द शेड्यूल, इसमें एक ही पॉइंट था। डेलीगेशन ऑफ पावर, इसमें भी एक ही पॉइंट था वो हमने देखा। इंडेमनिटी एक ही पॉइंट था वो हमने देखा। और ये 9th और 10th पॉइंट हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में नहीं देखा था। तो इनके अंदर हम देख लेते हैं कि जो है FIA एक्ट हमें क्या कहता है। तो हमारे जो पीछे रह गए 3 जो हमारे पॉइंट हैं वो रह गया सेक्शन 5। सेक्शन 5 डील करता है पावर ऑफ मेंबर्स ऑफ एजेंसी के साथ, कि जो मेंबर्स हैं एजेंसी की उनकी पावर्स क्या होंगी। और सेक्शन 9 डील करता है पावर्स टू मेक रूल, रूल बनाने की पावर्स किसके पास होंगी। वैसे आपने पहले भी पढ़ा, रूल बनाने की पावर फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है, इवन के DG के पास भी नहीं होती रूल बनाने की पावर। और सेक्शन 10 जो है वो डील करता है रपील के साथ। रपील से मुराद है खत्म कर देना, मतलब इससे पहले जो कवानीन थे उनको खत्म कर दिया गया। इसके अंदर 5 जो है वो सब सेक्शन है। तो सेक्शन 5 में 6, सेक्शन 9 में 2, और सेक्शन 10 में जो है वो 5 जो है सब सेक्शन है। मतलब ये 6 2 8 और 5 13 टोटल पॉइंट्स हैं जिनको हमने समझना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी के। FIA के जो मेंबर्स हैं उनकी पावर क्या होंगी, किसके बराबर होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो हम देखते हैं, टोटल जो है हमने देखा है कि 6 पावर्स के हेड में 6 पॉइंट आएंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर विच द फेडरल गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ द मेंबर ऑफ एजेंसी शेल फॉर द पर्पज ऑफ एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी भी कर सकते हैं या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के मुताबिक। हैव थ्रू आउट पाकिस्तान सच पावर्स, पावर कहाँ कहाँ होंगी, ये जो मैं जिनको कर रहा हूँ ये MCQ इनके बन सकते हैं। थ्रू आउट पाकिस्तान पावर्स होंगी, इंक्लूडिंग पावर रिलेटिंग टू। अब वो पावर्स किस किस से चीज से रिलेट करेंगी। सर्च, सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 मेन मामला जो हैं FIA का मेंबर कर सकता है। सर्च कर सकता है किसी शख्स को, उसको अरेस्ट कर सकता है, कोई प्रॉपर्टी है उसको जो है उसको सीजर कर सकता है उस प्रॉपर्टी को, मतलब कलअदम अपने कब्जे में ले लेना, एजेंसी के कब्जे में ले लेना कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, एंड सच ड्यूटीज प्रिविलेज एंड लायबिलिटीज एज द ऑफिसर्स ऑफ ए प्रोविंशियल पुलिस have in relation to the investigation of offense under the code or any other law for the time being in force। मतलब जिस सूबे में है और उधर के पुलिस के जो वहां पे अख्तियारात हैं, जिन ऑफेंसेस के अंडर वो काम कर रही हैं उनके मुताबिक भी ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट देखिएगा, सब्जेक्ट टू द रूल्स, इन रूल्स के मुताबिक इफ एनी अ मेंबर ऑफ द एजेंसी, कोई भी मेंबर एजेंसी का नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से नीचे का रैंक ना हो उसका, ये बात याद रखिएगा, या वो सब इंस्पेक्टर हो या इससे ऊपर का रैंक हो, मे फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट। अब जो पावर इस्तेमाल करनी है वो कौन बंदा पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का रैंक होना चाहिए। एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, किसके बराबर पावर इस्तेमाल कर सकता है,
SHO के बराबर। एक उस एरिया में, जैसे हमारे आम थाने भी हैं यहाँ पे, एरियाज में हमारे आम पुलिस के थाने भी होते हैं प्रोविंशियल, इसके अलावा वहां पे FIA के ऑफिस भी होते हैं, FIA के थाने भी होते हैं। और अगर वहां थाना या FIA का नहीं है, तो वो जो वहां की पुलिस है वो FIA के बंदे को फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि उसके अख्तियारात एक SHO के बराबर होंगे। नेक्स्ट देखिए, when so exercising such powers shall be deemed to be an officer in charge of police station discharging his function as such within the limit of his station। और जो उसको एरिया असाइन किया हुआ है, वो उस एरिया असाइन में अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। और किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है? एक स्टेशन इंचार्ज के बराबर, ऑफिसर इंचार्ज के बराबर कर सकता है, इवन के सब इंस्पेक्टर भी कर सकता है, और इससे ज्यादा भी कर सकता है अगर उसको डेलीगेशन ऑफ पावर्स करेगा। हमने पीछे देखा था डायरेक्टर जनरल अगर कोई पावर उसको डेलीगेट कर देता है, इन रिटर्न लिख के कह देता है कि फला पावर्स मैंने तुझे दी इतने वक्त के लिए। थर्ड देखिएगा इनकी पावर्स के हिसाब से, विदाउट प्रिजुडाइस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। ये जो पहले हमने सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 पढ़े, इसके अलावा इनको मद्देनजर रखते हुए एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, दोबारा वही बात कि कौन? सब इंस्पेक्टर, ऑथोराइज बाय द डायरेक्टर जनरल, अगर उसको DG ने इजाजत दी है, इन दिस बिहाफ मे अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन, किसी बंदे को बगैर वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। पावर चेक करें FIA के बंदे की। आप पुलिस आमतौर पे, वैसे तो हमारी पुलिस भी बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि आवाम को कानून का नहीं पता होता। उनको चाहिए कि भाई पहले मुझे वारंट दिखा, घर पे अगर कोई छापा पड़ता है तो सर्च वारंट दिखाओ या इस तरह। लेकिन यहाँ मतलब जिसका लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है, तो लेकिन वारंट के बगैर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन जो ये मेंबर है SI सब इंस्पेक्टर रैंक का FIA का, अगर उसको DG ने इख्तियार दिए हैं, तो वो बगैर अरेस्ट वारंट के किसी भी बंदे को गिरफ्तार कर सकता है। और किस बुनियाद पे? अगर उसने कोई कमिट किया है क्राइम, या उसके सस्पिशन है, देखिए हु हैज कमिटेड और अगेंस्ट होम ए रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज कमिटेड एनी ऑफ द ऑफेंस, या उस पर शुबा है, या कुछ सबूत ऐसे मिलते हैं कि शुबा हो रहा है कि इसने ये क्राइम किया है, तो भी उसको शुबे की बुनियाद पे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। फोर्थ देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ द एक्सरसाइज बाय द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी, ये अगर उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना है, ऑफ द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन इंचार्ज की हैसियत से वो जो है अपने एरिया में इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो सब इंस्पेक्टर है या इससे आगे इंस्पेक्टर रैंक पे है या AD रैंक पे है, तो पुलिस स्टेशन कहेंगे किसको? पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन अब दी हुई है, पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स एनी प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेसिफिकली बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू बी पुलिस स्टेशन विद इन मीनिंग ऑफ द कोड। अब पुलिस स्टेशन जिसमें उसने हिरासत में लेके उस बंदे को रखना है, तो पुलिस स्टेशन वो जगह होगी जिसको जर्नली या स्पेसिफिकली, दो वर्ड हैं, दोनों को आपने नोट करना है, चाहे जर्नली या स्पेसिफिकली फेडरल गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत ये डिक्लेयर कर देती है कि फलां जगह जो है वो पुलिस स्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा इमरान खान की जब पहली गिरफ्तारी हुई थी और फिर 9 मई का वाकया हुआ था, उसको आजाद करना पड़ा था, तो उन्होंने नैब ने उसको गेस्ट हाउस के अंदर ही उसको सब जेल करार दे दिया था, शायद आपको याद हो। वो गेस्ट हाउस में रखा गया था उसको तब, उस मामले में। तो वो नैब का भी इख्तियार था। इसी तरह ये किसी जगह को डिक्लेयर कर सकते हैं इन राइटिंग उसी वक्त, मतलब नोटिफिकेशन जारी हुआ कि ये जगह जो है आज से पुलिस स्टेशन करार है, चाहे वो कोई घर है कोई प्लेस है, वो अगर इन राइटिंग के अंदर ले लेते हैं, अगर ऑफिसर है कि ये जगह पुलिस स्टेशन है, वो जगह पुलिस स्टेशन करार हो जाएगी, और वहां पे उस बंदे को वो अरेस्ट करके रख सकता है जिसके खिलाफ उसको शुबा है कि इसने कोई क्राइम किया है या करना चाह रहा था। और वो क्राइम की लिस्ट कहाँ पे है? शेड्यूल, FIA का एक शेड्यूल है, उसमें क्राइम्स की लिस्ट है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्राइम भी है, स्मगलिंग के इतने सारे क्राइम है। मतलब किसी भी शुबा की बुनियाद पे
कोई भी रीजन बना के FIA का बंदा अगर उसके पास पावर्स हैं तो वो दूसरे बंदे को गिरफ्तार कर सकता है। और वो किसी जगह को भी अगर उसके पास पावर्स हैं वो इन रिटर्न ले ले डायरेक्टर जनरल से, अगर उसकी बनती है उस एरिया को जेल भी करार दे सकता है। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, इफ अब ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि किसी जगह की प्रॉपर्टी को अगर उसने देखा, ये देखिए, इफ इन द ओपिनियन ऑफ मेंबर ऑफ ए एजेंसी कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, अगर किसी प्रॉपर्टी की उसने उसने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, उसने देखना था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी मलकियत है, लेकिन उसके करने से पहले ही किसी ने क्या किया, इज लाइकली टू रिमूव, उस प्रॉपर्टी को उस जगह से रिमूव कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे शख्स के नाम पे, या डिस्पोज ऑफ कर दिया, कोई बिल्डिंग है उसको गिरा दिया किसी दूसरे शख्स के नाम कर दिया, तो अब वो बंदा किसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, FIA का, ये वो बताया गया है। FIA का बंदा, अब जहरी बात है, एक बंदे ने थी उसके नाम प्रॉपर्टी, नाम दूसरे बंदे के कर दी, तो अभी फिलहाल ये दूसरे बंदे को कहेगा कि ना तुम इन राइटिंग करेगा, बाय ऑर्डर इन राइटिंग, डायरेक्ट द ऑनर और एनी पर्सन हु इज फॉर द टाइम बिंग, इस वक्त जो उसकी पोसेशन में है उस प्रॉपर्टी की, ये उसको कह सकता है कि नॉट टू रिमूव, इसको तुम इधर से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। और जब तक तुम FIA के मेंबर से इजाजत नहीं लोगे, या किसी अदालत में जाके, जो FIA की कोर्ट्स होती हैं, इनकी कोर्ट्स भी होती हैं और उसमें AD लीगल भी होते हैं, AD लीगल की भी सीटें आती हैं, जिन लोगों ने लॉ किया होता है ना, AD लीगल सिर्फ वो लग सकते हैं। AD जनरल इन्वेस्टिगेशन तो कोई भी मास्टर डिग्री होल्डर AD पे अप्लाई कर सकता है, लेकिन AD लीगल की भी एक पोस्ट होती है, फिर वो मुकदमों को परसू करते हैं, लेकिन तब तक ये उस जगह को कलअदम करार दे देगा, ये उसको रोक देगा, उस जगह को ना कोई बेच सकता है ना खरीद सकता है, ना उधर कोई मशीनरी वगैरह अगर पड़ी है उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो ये जी इसकी मतलब पावर्स में है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और इसका 6 पॉइंट, एनी कंट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सब सेक्शन 5 शैल बी पनिशेबल, और ये सब सेक्शन 5 में कोई भी अगर उसकी बात नहीं मानता तो उसको पनिशेबल है, वो उसको सजा होगी, कितनी सजा होगी, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल जो है उसकी सजा, और भी वो भी जिस्मानी मुशक्कत वाली, जिसमें उससे कोई काम भी लिया जाएगा। एक सजा होती है आम, एक होती है जिस्मानी मुशक्कत वाली सजा। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 1 ईयर, एक्सटेंड टू 1 ईयर, हो सकता है वो 2 महीने की दे दे, वो मेंबर ऑफ एजेंसी पे है, वो उसको 6 महीने की दे दे, 1 साल तक की सजा। और वो फाइन भी कर सकता है, उसको सिर्फ जुर्माना कर दे, उसको हथकड़ी ना लगाए, सिर्फ जुर्माना कर दे, या ये भी कर सकता है दोनों ही सजाएं दे, उसको कि इतने पैसे भी जमा करा, इतनी तुझे सजा भी है। ये भी वो सिर्फ कर सकता है कि उसको सिर्फ जो है कि बस इतने पैसों का तुझे मैं जुर्माना करता हूँ, तूने ये मेरे जो ऑर्डर है उसकी खिलाफवर्जी क्यों की। ये किस बारे में है, सब सेक्शन 5, और सब सेक्शन 5 किस चीज से डील कर रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला से। तो ये जी पावर्स ऑफ एजेंसी थी, पावर ऑफ मेंबर्स की थी, जो कि सेक्शन 5 के अंदर आती है। उसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 डील करता है पावर टू मेक रूल्स, रूल बनाने की पावर्स किसके पास है। इसमें दो सब सेक्शन है। पहला सब सेक्शन कहता है कि रूल अगर कोई बनाना है तो फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, अगर कोई रूल बनाना है तो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। वर्ड याद रखना है, रूल हमेशा फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। कोई रेगुलेशन बनाना है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, वो जो है डायरेक्टर जनरल कर सकता है। मेन ओहदे दो ही लोगों के पास है FIA में, या फेडरल गवर्नमेंट, उसकी पूरी एक कैबिनेट बैठती है, या जो है जो डायरेक्टर जनरल होता है। तो रूल बनाने की पावर डायरेक्टर जनरल के पास भी नहीं है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन करेगी, कोई भी रूल बनाएगी, ये इसका पहला पॉइंट। और 2 पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट, लेकिन दूसरे पॉइंट के आगे 4 हिस्से हैं। तो वो बनाने के लिए, अगर इन पार्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर, सर्च रूल्स में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। अब वो कौन कौन सी जो है
रूल हैं जो बना सकती है फेडरल गवर्नमेंट। पॉइंट ए देखिए, 4 पॉइंट हैं इसके मजीद। The term and condition of the service of the Director General and other member of the agency and qualification for the requirement to the various post। एक तो ये कि डायरेक्टर जनरल कितने अरसे के लिए काम करेगा, और दूसरे नंबर पे जो मेंबर्स आपने रिक्रूट करने हैं एजेंसी में, फॉर एग्जांपल इंस्पेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। ये पहले ही रूल्स बने हुए हैं। इन रूल्स के मुताबिक एफपीएससी आपकी एडवर्टाइजमेंट देता है। इंस्पेक्टर के लिए वो कहता है कि एजुकेशन ग्रेजुएशन हो, साथ में हाइट रिक्वायर होती है। ईडी के लिए वो कहता है मास्टर्स हो, इतनी एज रिक्वायर हो। तो ये रूल्स ऑलरेडी आपके बने हुए हैं, और अगर इनमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो फेडरल गवर्नमेंट करेगी। तो पहला पॉइंट जो रूल्स हैं वो क्या रूल्स हैं। एक तो जो है डायरेक्टर जनरल की टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस की। दूसरे नंबर पे कोई और जो अदर मेंबर्स की रिक्रूटमेंट करनी है तो उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या उसके लिए जो है क्राइटेरिया होगा वो। बी पॉइंट क्या कहता है, द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी इन रिलेशन टू द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन। जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हैं उसकी पावर और फंक्शन किस मेंबर के पास कितने होंगे, ये भी रूल के तहत होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि सब इंस्पेक्टर जो है वो एडी लेवल के रूल इस्तेमाल कर सकता है। कुछ रूल्स बने हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं कि हर मेंबर की, जब ये जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं आगे 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें उनको सिखाए जाते हैं ये सारे। थर्ड, the nature and context of the assistance with the agency may provide to provincial investigation agencies। अब एक एजेंसी अगर देखिए फेडरल एजेंसी है ये तो ऑल ओवर द पाकिस्तान है इसकी, लेकिन अगर उसका कोई मेंबर काम कर रहा है पंजाब में, पंजाब की प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन जो कोई एजेंसी होगी उसके साथ असिस्ट करने की क्या पावर होंगी, किसने किसका कितना साथ देना है, किस मौके पे साथ देना है। अटैचमेंट कर देते हैं कि एफआईए जेआईटी जैसे बन जाती हैं, ऐसे एफआईए का एक मेंबर होगा, एमआई का मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक मेंबर होगा, आईएसआई का एक मेंबर होगा, प्रोविंशियल जो है उसके अंदर जो है एसएसपी लेवल या जो भी लेवल का एक बंदा होगा। एक टीम बन जाती है किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ये है कि नेचर ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ द असिस्टेंस यहाँ पे है प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ कितनी हद तक अख्तियारात दिए जाएंगे। और आखिरी पॉइंट डी पॉइंट है, देखिएगा, द पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल अंडर द पुलिस एक्ट। अब ये पुलिस एक्ट भी आपने देखना है कि 1861 में आया था, और उसके वॉल्यूम 5 में पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की दी गई है, विच शैल बी एक्सरसाइज बाय द डायरेक्टर जनरल। जो आपको पता है डायरेक्टर जनरल, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वो एक आईजी के बराबर, इंस्पेक्टर जनरल के बराबर पावर्स को यूज कर सकता है। और आईजी की पावर्स किसमें दी हुई हैं, बताई हुई हैं पुलिस एक्ट 1861 में। देख लें कि हम किस जमाने में चल रहे हैं। पाकिस्तान बनने से पहले के जमाने का एक्ट है 1861, और उसके अंदर पावर्स बताई गई हैं और उसके मुताबिक हम चल रहे हैं आज तक। कुछ सूबों ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी लाई हैं, लेकिन मतलब वो अभी प्रॉपरली नहीं वो है ना इम्प्लीमेंट हुई। तो हमारे तीन सेक्शन रहते थे। सबसे पहले हमने सेक्शन 5 को डिस्कस कर लिया, फिर सेक्शन 9 को डिस्कस कर लिया। अब हमारा सेक्शन 10 है जो रिपील से मुतल्लिक है। रिपील का मतलब होता है कैंसिलेशन, एक चीज को खत्म कर देना। तो रिपील के अंदर हमारे 5 मजीद जो हैं सब सेक्शन आते हैं, 5 बातें हैं। अब देखिए, एफआईए जब एजेंसी बनी तो उससे पहले भी तो कोई काम कर रही थी ना, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस। अब उस अदारे को खत्म करना है, उसके मेंबर कहाँ जाएंगे जो उसमें काम कर रहे थे, ठीक है, और वो जिस रूल के तहत काम कर रहे थे। तो रिपील से मुराद ये है कि आखिरी पॉइंट में ये बताया गया है कि जो जो पावर्स पहले थी या सर्विस में जो मेंबर कर रहे थे, जो रूल्स बने हुए थे, जो पहले फोर्स बनी हुई थी, उसका क्या होगा। तो ये हम वन बाय वन देख लेते हैं। द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1948, 1948 में एक स्पेशल पुलिस बनाई थी, जो कि एफआईए का भी आप कह सकते हैं कि पुराना नाम है। एंड द स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल अमेलगामेशन ऑर्डर 1962 हेयर इन आफ्टर रेफर टू रेस्पेक्टली आर हेयर बाय रिपील्ड। ये जो दो ऑर्डर हैं इनको खत्म कर दिया जाता है। जैसे ही ये एक्ट इन्फोर्स होगा
और ये इन्फोर्स हुआ 13 जनवरी 1975 को। उस दिन से जो पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस था 1948 वाला और 1962 वाला, वो खत्म हो गए। सेकंड पॉइंट देखिए, अपॉन द रिपील ऑफ सेड ऑर्डिनेंस, वो जो ऑर्डिनेंस है पिछले, उनको खत्म करने पे क्या होगा, ऑल पर्सन हु आर मेंबर ऑफ द स्पेशल पुलिस, वो सारे मेंबर, अब उन लोगों की सर्विस का क्या होगा जो स्पेशल पुलिस में थे, वो क्या करेंगे, इमीडिएटली बिफोर सच रिपील इंक्लूडिंग स्पेसिफाइड इन्वेस्टिगेशन सेल ट्रांसफर टू द एजेंसी, वो सारे लोग एफआईए के अंदर आ जाएंगे। ये उस वक्त के लिए बात है, उस वक्त क्योंकि जो पुलिस फोर्स पहले बनी हुई थी उन लोगों का क्या करना था, तो वो सारे लोग फौरी तौर पे एफआईए के अंदर आ जाएंगे और सब सेक्शन इस रूल के अंदर आ जाएंगे। और क्या होगा, बी एंटाइटल्ड टू द सेम टर्म्स एंड कंडीशन टू विच दे वर एंटाइटल्ड इमीडिएटली बिफोर सच रिपील, और उनको वही टर्म्स एंड कंडीशन, वही तनख्वाहें, वही चीजें मिलेंगी जो इससे पहले वो ले रहे थे, या जो पावर्स उनकी पहले से थी उसी के ऊपर वो काम करेंगे। और अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा था, एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग विद द स्पेशल पुलिस immediately before such appeal shall continue be conducted by the agency। तो क्या होगा, अगर कोई देखें, अगर वो एक सर्विस काम कर रही है, उसमें कोई हो सकता है इंक्वायरियां चल रही होंगी, इन्वेस्टिगेशन उन मेंबर्स के खिलाफ भी जो उसमें काम कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, ये तो नहीं कि सबको माफी मिल जाएगी, वो सारी भी इंक्वायरियां, इन्वेस्टिगेशंस या जो मामला पीछे लोगों के बारे में भी चल रहे हैं, वो सारे ट्रांसफर हो जाएंगे अब एफआईए को। उसके बाद थर्ड देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग द रिपील ऑफ द सेड ऑर्डर, इस ऑर्डर के खत्म होने पे, बट सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 4, पीछे हमने सेक्शन सब सेक्शन देखा उसका 4, एवरी स्पेसिफाइड पर्सन, जैसे पीछे स्पेशल फोर्स का, इस तरह स्पेसिफाइड पर्सन भी, और स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन डेफिनेशन वाले सेक्शन में दी गई है। डेफिनेशन वाला सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 2, उसमें 8 डेफिनेशन है, तो स्पेसिफाइड पर्सन की भी डेफिनेशन है वहां पे। तो एवरी स्पेसिफाइड पर्सन शैल कंटिन्यू बी अपॉइंटेड और अंडर द प्रोविंशियल पुलिस इन और अंडर विच ही लाइज होल्डिंग ए पोस्ट इमीडिएटली द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो वो अपनी जो कंटिन्यू करेगा सर्विस को, स्पेशल पुलिस के पर्सन भी और स्पेसिफाइड पर्सन भी, ये अलग अलग है, ये भी अपनी जो जॉब है उसको कंटिन्यू करेंगे अंडर द इमीडिएटली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के फौरी तौर पे लागू होने पे, कमेंसमेंट होने लागू हो जाए। फोर्थ पॉइंट देखिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल की रिकमेंडेशन पे, एंड विद द गवर्नमेंट कंसर्न मे डायरेक्ट दैट सच ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन, वही स्पेसिफाइड पर्सन की बात हो रही है, रेफर टू इन सब सेक्शन 3 विद इन 30 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, 30 दिन के अंदर अंदर वो लोग अपनी विलिंगनेस शो सर बताएंगे कि क्या उन्होंने एफआईए एजेंसी के लिए काम करना है या नहीं करना। अब एक बंदा अगर नहीं काम करना चाह रहा तो वो रेजिग्नेशन दे देगा, ठीक है। अगर कोई काम करना चाह रहा है स्पेसिफाइड पर्सन, तो वो 30 डेज, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे 30 डेज है, विद इन 30 डेज, इस कानून के, इस एक्ट के लागू होने के 30 दिन के अंदर अंदर उसका ये बताना जरूरी है कि मैं जो है ज्वाइन करना चाह रहा हूँ एजेंसी को कि नहीं ज्वाइन करना चाह रहा। और लास्ट पॉइंट इसका, उसके बाद शेड्यूल है, शेड्यूल में तो हमने नहीं कोई ज्यादा चीजों को देखना। इसका लास्ट पॉइंट देखिए 5, a specified person referred to in clause A of subsection 2, subsection 2 में specified person का जो वो बात कर रहे हैं, and a person in respect form a direction is issued under subsection 4 shall upon the repeal of the served ordinance, वही पिछले वाले की बात कर रहे हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन को फलां फलां कानून के तहत जहां पे पुकारा गया, इससे पहले में हमने जहां जहां देखा है उसको, एज द केस में बी, the issue of such a direction cease to hold a post in or under the provincial police concerned and shall be entitled to the same terms and commission service to which he was inducted immediately before such repeal or the issue of such a direction।
कि अब वो जो स्पेसिफाइड पर्सन होगा उसने ये फैसला कर लिया कि मैंने क्या एफआईए में आना है। अगर वो एफआईए में आएगा तो उसके ऊपर वही टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगे जो एफआईए एक्ट ने बना दिए हैं। अगर वो इसमें नहीं आना चाहता, किसी प्रोविंशियल अदारे, किसी प्रोविंशियल, उन लोगों को एडजस्ट करने का बेसिकली तरीकाकार बताया गया है। तो बेसिकली जो पॉइंट 10 है हमारा, सेक्शन 10, जिसमें 5 पॉइंट है, वो सारे ही ये बता रहे हैं कि फलां चीज, फलां ऑर्डर खत्म होने पे जो है, फलां ऑर्डिनेंस का खत्म होने पे न्यू एक्ट कैसे लागू होगा, स्पेसिफाइड पर्सन पे कैसे लागू होगा, जो स्पेशल पुलिस का मेंबर थे उन लोगों पे कैसे लागू होगा। वो 30 डेज के अंदर अंदर बताने के होंगे कि ये हमने किधर जाना है, हमने किस एफआईए को ज्वाइन करना है, या किसी प्रोविंशियल जो है पुलिस को, जो भी उस सूबे की पुलिस है उसको ज्वाइन करना है। तो ये चीजें जी इसके अंदर है। इसके बाद आ जाता है शेड्यूल एफआईए एक्ट का। उसमें ना ऑफेंसेस दिए हुए हैं। वैसे तो अब तक की अगर हम पास पेपर देखें, मतलब कि 2022, मैंने आपको 2022 के एमसीक्यूज भी भेजे, जो 2 पेपर हुए थे 2022 में, उसके जो 16 एमसीक्यू आते हैं एक पेपर में, 34 एमसीक्यू, हमने उसमें देखा कि उसने ऑफेंसेस का या शेड्यूल्स का नहीं पूछा था। उससे पहले फिर पेपर हुआ था 2019 में, उसमें भी हम जब एमसीक्यूज देखते हैं तो वो उसने नहीं पूछा हुआ शेड्यूल में से। लेकिन एग्जामिनर इज नॉट बाउंड कि वो अगली दफा भी ना पूछे, मे भी वो पूछ ले, लेकिन ये थोड़ा सा याद करना मुश्किल है। 100+ में ऑफेंसेस हैं। ठीक है, जैसे सिर्फ सेक्शन के इसका एक डील करता है ऑफेंसिस को, जुर्मों को। उसके अंदर देखिए ये इतने सारे दिए हुए हैं, अब इनको याद तो रखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ये 2 पेज हैं, उनको एक दफा आप जस्ट एक रीडिंग दे लेंगे। जैसे वो कहता है, ऑफेंसिस पनिशेबल अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का एक्ट जो है, ये जो धमाका करने वाले लोग होते हैं, वो डील होंगे 1908 का जो एक एक्ट है बना हुआ, उसके अंडर। सिमिलरली आगे देखिए, इनमें से हम और कोई देख लेते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंट्रोल जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर कोई स्मगलिंग वगैरह हो रही है, तो वो 1950 का जो एक्ट है उसके थ्रू पनिशेबल है, उसकी फ्लांशिप के मुताबिक। तो इस तरह से ये 100+ के करीब है। इसको एक दफा आप रीड आउट कर लेंगे। वैसे आमतौर पे जो है ये पेपर के अंदर हमने पास पेपर्स में जो देखा है कि नहीं आती, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए आप इसको एक दफा रीड आउट कर जाएं। अगर आएंगी तो सबके लिए ही मुश्किल होंगी, सिर्फ आपके लिए नहीं, क्योंकि हर कोई तो नहीं याद करता इसको या याद करता फिरेगा। लेकिन ये है कि एक दफा आपने, एक दो दफा इसको रीडिंग की होगी, खासकर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम किसके अंदर आते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का क्राइम किसके अंदर आता है, एक्सप्लोजिव का क्राइम किसके अंदर आता है। इस तरह की चीजें 3-4 जो मेन मेन चीजें हैं, उसको आप एमसीक्यू वाइज याद कर लेंगे, जो आपको इनमें से आसानी से याद हो सकती हैं शेड्यूल में से। तो जी ये हमारा एफआई एक्ट के ऊपर आज सेकंड लेक्चर था, और अब आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज जी।